Welcome to the lecture number 23 of Introduction to Software Engineering. In the previous lecture, we have covered chapter number 31 and discussed three topics. The first is software project management. The second is the management spectrum, which consists of 4P. And the third is 5WHH principle. In this lecture, we will study chapter number 33 of the book, that is Estimation for Software Project, and in this chapter we will cover four subtopics. The first is the project planning process, the second is software scope and feasibility, third is the resources, and fourth is software project estimation techniques. So first of all, let's study software project planning. When we talk about the software project management, we studied that for software project management, it is the general अप्रोच दैट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी होगी सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मैनेज करना. तो ये पूरी टर्म मिलके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाती है, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे, देन उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा. तो जो पहला फेज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग है. अब ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग है क्या? लेट्स स्टडी. The overall goal of the project planning is to establish a pragmatic strategy for controlling, tracking, and monitoring a complex technical project. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत तो तभी हमें पड़ेगी, या एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तभी एप्लीकेबल होगा जब हम एक लार्ज या एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों. अगर तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको एक इंडिविजुअल 5 या 10 दिन अपने लैपटॉप पे बैठ के डेवलप कर सकता है, उस छोटे प्रोजेक्ट के लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होगी. सो द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोजेक्ट्स. एंड द सेकेंड थिंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लान. We need to conduct the whole project planning, and in order to conduct the project planning we have to come up with different strategies for controlling, tracking, monitoring that project. अब ये काम हम करते क्यों हैं? इससे पहले मैं एक और पॉइंट भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी. आप लास्ट लेक्चर की जो स्लाइड आ रही थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद, उसमें हमने ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन बताई थी 4 एक्टिविटीज़ की. पहली एक्टिविटी प्लानिंग है और बाकी 3 एक्टिविटीज़ उससे नीचे आ रही थी. तो बेसिकली आप इस तरह से भी इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हो कि प्लानिंग के अंदर वो तीनों एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं. प्लानिंग एक आउटर शेल है और प्लानिंग के अंदर वो तीनों एक्टिविटीज़ रिजाइड कर रही हैं. अब आप इसको लिंक कर सकते हैं. आई होप अब आप इसको गेट करना इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आसान होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इट इज़ परफॉर्म्ड. ये प्लानिंग क्यों परफॉर्म की जाती है? सो द एंड रिजल्ट गेट्स डन ऑन टाइम विद क्वालिटी. जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, वी कंसिडर 3 थिंग्स. वी कंसिडर द टाइम फ्रेम, we consider the quality of the project, we consider the cost. ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कंसिडर किए जाते हैं, जिनको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट देखा जाता है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है स्कोप मैनेजमेंट की. जब हम प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे, वी लुक इनटू द स्कोप एज वेल. हम प्रोजेक्ट के स्कोप को देखेंगे,
कुछ एक्टिविटीज़ तो हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए भी रिक्वायर्ड होंगी ना। तो जब हम प्रोजेक्ट के स्कोप को देखेंगे, स्कोप को देखते हुए हम प्लान करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है? स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कस्टमर नीड्स को, बिजनेस कंटेक्स्ट को, प्रोजेक्ट बाउंड्रीज़ को और पाथ फॉर चेंज को, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब तक हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम स्कोप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बल्कि यहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग एक और पॉइंट लिखा है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इन सब चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर लो, उसके बावजूद आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रही। So to define the scope is very important part of the project planning. Scope है क्या? स्कोप को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसका कंटेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट और उसके फंक्शंस और परफॉर्मेंस को स्टडी किया था। इन बेसिस पे हमने कहा था कि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के स्कोप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्लाइड में कुछ चीज़ें आपको मे बी एडिशनल नज़र आएँ, लेकिन वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट भी हो रहे हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर स्कोप किन चीज़ों को डिफ़ाइन करता है? द फंक्शंस एंड फीचर्स जो कि प्रोजेक्ट में डिलीवर किए जाएंगे एंड यूज़र्स को, डाटा की इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, उस पर कंटेंट कैसा है विच इज़ प्रेजेंटेड टू द यूज़र, एंड देन वी सी द परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट, इंटरफेसेस एंड रिलायबिलिटी, जिसकी वजह से एक सिस्टम बाउंड हो रहा है। इन सब चीज़ों को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के स्कोप को डिफ़ाइन करती हैं या डिस्क्राइब करती हैं। So also it is written that scope is defined using one of the two techniques. Scope को अब हम डिफ़ाइन करें कैसे? अब हमें ये तो पता चल गया कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इतनी इनपुट वो लेगा, उसके बाद वो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसमें ये फंक्शंस हैं, ये फीचर्स हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, इन सब चीज़ों का तो हमें पता चल गया। अब हम इसको डिफ़ाइन कैसे करें? डिफ़ाइन करने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, एक नरेटिव डिस्क्रिप्शन बना लें जिसमें हम बात कर सकें, और दूसरा तरीका ये है कि हम यूज़ केस डेवलप कर लें। जब हमने UML में यूज़ केस डायग्राम को स्टडी किया था, वही सेम यूज़ केस डायग्राम यहाँ पर भी यूज़ हो सकती है। किस लिए? जब हम प्रोजेक्ट का स्कोप डिफ़ाइन करेंगे, वो यूज़ केस पूरे प्रोजेक्ट के स्कोप को इलिस्ट्रेट कर सकती है। When we plan the project, we need to manage the resources as well. हमें उन रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, या वो सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, एक आपको इमेज नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें एक प्रोजेक्ट के 3 तरह के रिसोर्सेज विजिबल हैं। पीपल, इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज हमें कितने लोग चाहिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और वो कहाँ पर किस जगह पे लोकेटेड होने चाहिए। मुमकिन है कि हमें डिस्पर्स जगहों पे रहने वाले डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर टीम के मेंबर्स ना चाहिए हों। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए हम आपकी रिसोर्सेज हो सकते हैं इस तरह के, या रिक्वायरमेंट इस तरह की हो सकती है कि वो किन जगहों से बिलोंग कर रहे हैं। देन वी कैन हैव द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज में नेटवर्क किस तरह का यूज़ हो रहा है, हार्डवेयर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्टवेयर टूल्स इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के कौन से चल रहे होंगे, तो इन सारी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को ही आप यूज़ करेंगे। एट द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव द रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जिस तरह हमारे पास, अगर हम सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से बिल्ड नहीं करना चाहते, तो वी कैन हैव off the shelf components, we can have the full experienced components, we can have the part experience components, और अगर ये components available नहीं हैं then we can have the new components। तो ये वो तमाम resources हैं जो कि एक project को develop करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। देन जब हम प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, वी नीड टू प्लान द
कॉस्ट एस्टिमेशन एज वेल। हम प्लानिंग फेज में प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन भी करेंगे। अब ये सब वो देखें एक्टिविटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वी मैनेज द स्कोप, वी मैनेज द रिसोर्सेज, वी मैनेज द कॉस्ट एस्टिमेशंस। तो ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट हैं। इसके अलावा इन तमाम एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट प्लानिंग अम्ब्रेला के नीचे भी देखा जा सकता है। जिस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग में स्कोप उसका एक पार्ट है, रिसोर्सेज उसका पार्ट है, रिसोर्सेज को भी हम प्लान करेंगे। देन वी आल्सो प्लान द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशंस। अब कॉस्ट एस्टिमेशन जब हम करेंगे तो उससे पहले प्री रेक्विजिट क्या होनी चाहिए? प्री रेक्विजिट ये होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट स्कोप अंडरस्टैंडेबल हो, डीकम्पोजिशन हो चुकी हो, यानी ये कि जब हम स्कोप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेना है। देन हम एटलीस्ट 2 डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करें। जब हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे तो हम एक टेक्निक पे रिलाई नहीं करें, हम 2 टेक्निक्स पे रिलाई करें। कम से कम हम 2 टेक्निक को यूज़ करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि उससे हमें अगर दोनों टेक्निक्स में कोई डिफरेंस हो तो वो हम अंडरस्टैंड कर सकें, हमें पता हो कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। Also, here is a point which says that uncertainty is inherent in the process. किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में अनसर्टन होना या किसी भी रिक्वायरमेंट का फुलफिल ना होना या कोई भी प्रॉब्लम अकर होना, ये सब चीज़ें इनहेरिटेडली उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इन चीज़ों की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन इफ़ेक्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं अनसर्टनिटी की, तो हमने बात कर ली। अब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं कि जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को तो उसमें कितनी एक्यूरेसी पॉसिबल है, कितना एक्यूरेट वो एस्टिमेट हो सकता है। एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट एक रफ़ आइडिया है, एक फॉरकास्ट है। उसमें एक्यूरेसी या उसमें ये प्रिडिक्शन जो हम कर रहे हैं एस्टिमेट की, वो किस तरह से बेहतर हो सकती है या किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो ये बेसिकली डिपेंड करी है उस प्लानर पे जिसने साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट को बिल्कुल ठीक एस्टिमेट किया है। एक ही साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, और दूसरा फैक्टर जो आपको नज़र आ रहा है, द एबिलिटी टू ट्रांसलेट द साइज एस्टिमेट इनटू द ह्यूमन एफर्ट, टाइम, कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अपने प्रोडक्ट के साइज़ को कंसीडर करना है, उसको एस्टिमेट करना है। जब आप प्रोडक्ट के साइज़ को एस्टिमेट कर लोगे तो तब आपने उस साइज़ को ट्रांसलेट करना है एफर्ट पे, टाइम पे और उस अमाउंट पे जो कि वहाँ पर यूज़ होगी। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। वी कैन यूज़ द पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। लेट्स से अगर एक प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया है और दूसरा नया प्रोजेक्ट भी उसी की तरह का है। लेट्स से अगर आपने एक सोशल एप्लीकेशन बनाई है और दूसरा प्रोजेक्ट भी एक सोशल एप्लीकेशन बनाने के लिए आ गया, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने जो कस्टमर से मनी डिमांड की थी या जो कस्टमर ने आपको पे किया था, आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी सेम अमाउंट मांग सकते हैं या सेम अमाउंट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक टेक्निक तो ये है कॉस्ट एस्टिमेशन की कि हम सिमिलर या पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करें। दूसरी टेक्निक है कन्वेंशनल एस्टिमेशन टेक्निक्स, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टास्क में, और उन टास्क के जो साइज़ होता है उसके हिसाब से हम उसकी जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करते हैं। देन वी कैन हैव द एम्पिरिकल मॉडल्स, एंड in the fourth step we can have the automated tools. ऑटोमेटेड टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं जो कि डिफरेंट इनपुट्स को लेने के बाद सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे कि वो आपसे लाइन ऑफ कोड एज ए इनपुट ले लेंगे, उसके बाद कुछ उसको लाइन ऑफ कोड लेकर या फिर उसके फंक्शंस लेकर कुछ किसी भी तरह से एक इनपुट लेकर आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करके दे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ कन्वेंशनल
जो हमारे पास टेक्निक हैं सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, उन दो टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। पहली टेक्निक है लाइन ऑफ कोड अप्रोच। लाइन ऑफ कोड में क्या हो रहा है कि हमने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलराइज कर लिया है, उसे डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये तो हमने कर लिया। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम उसकी जो एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड हैं डिफरेंट फंक्शंस की, वो सब हमने यहाँ पे देख रहे हो, आपने राइट की हुई है। लेट्स से अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो उसके लिए 2300 लाइन ऑफ कोड रिक्वायर होंगे, ये एस्टिमेटेड LOC है। जब हम इस सब का टोटल करेंगे देन वी कैन हैव द 33,200 लाइन ऑफ कोड्स। Now the task is to have the cost estimation. लाइन ऑफ कोड तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड हमें नज़र आ गया। देन द सेकेंड थिंग विच इज़ गिवन इज़ द एवरेज प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी इज़ 620 लाइन ऑफ कोड पर मंथ। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्टिविटी आ गई, और हमारे पास जो लेबर रेट है डैट इज़ 8000 पर मंथ। इसका मतलब ये है कि द कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड इज़ अप्रॉक्सीमेटली $13। अगर हम डिवाइड करेंगे 8000 को 620 से, वी डिवाइडेड द बर्डन लेबर रेट 8000 with 620, देन वी गेट द कॉस्ट पर लाइन। अब ये जो पर लाइन कॉस्ट है ना, ये $13 है हमारे पास। When we need to multiply the cost of the total project, तो हम इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लाइन ऑफ कोड के साथ। When we multiply the $13 with 33,200 lines of code, then we get this amount for the production of total software project. And what if I say that you need to extract the estimated effort? तो estimated effort को extract करने के लिए हम इस वैल्यू को, जो कि टोटल लाइन ऑफ कोड्स हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्टिविटी के साथ 620 पे। जब हम इसे डिवाइड करते हैं देन वी गेट द 54% पर मंथ। अगर हम 54% एक मंथ के लिए अलॉट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं विद असाइन टाइम। जो भी टाइम होगा उसमें हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। Then we have another approach, that is the function point approach. Function point approach हम क्यों यूज़ करते हैं? LOC का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? LOC का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि we can develop multiple projects using different languages. अगर let's say सेम प्रोजेक्ट आपने कुछ साल पहले C# पे बनाया था, अब आपने वही प्रोजेक्ट पाइथन में डेवलप कर लिया, या लेट्स से कोई और प्रोजेक्ट था जो कि आपने कुछ साल पहले C++ में बनाया, फिर उसके बाद आपने उसे C# पे बनाया। तो C++ में लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा होंगे, जब आप C# पे शिफ्ट कर जाओगे लाइन ऑफ कोड कम हो जाएंगे। सेम प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ कोड कम हो गया है, तो लाइन ऑफ कोड जब कम हो गया है उसका मतलब ये है कि आपका कॉस्ट एस्टिमेशन भी कम हो जाएगा। लाइन ऑफ कोड अप्रोच वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है जहाँ हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ करते रहे हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी मूव टूवर्ड्स द फंक्शन पॉइंट अप्रोच। अब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो तो सेम रहेंगे, वो तो चेंज नहीं हो सकते। अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव सम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ़ इनपुट और आउटपुट ज़्यादा हो सकते हैं। इफ़ वी कम अप विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज और नंबर ऑफ़ फाइल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन पॉइंट हैं जो हम कंसिडर कर लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, और उसकी बेस पे हम ये कैलकुलेट करेंगे और एक सम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमने ये जो हमारे पास कुछ फैक्टर्स पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ़ इनपुट्स
किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के फॉर एग्जांपल हमने ऑप्टिमिस्टिक कंसीडर की हैं कि 20 होंगी, ऑप्टिमिस्टिक, और यू कैन से इट द बेस्ट केस. Then number of input in the most likely case is 24. Number of inputs in the pessimistic state is 30, or the worst case is 30. When we need to calculate the estimated count, तो estimated count का जो formula है, this is best case plus 4 into most likely plus worst case, और इसको हम divide कर देते हैं 6 पे. When you do this mathematical function or mathematical calculation, then you come up with the estimated count. Estimated count के साथ आपको weight नज़र आ रहा है. weight असल में ये बता रहा है कि किस फंक्शन की प्रायोरिटी या वेटेज ज़्यादा है. अब इस एक पर्टिकुलर सिस्टम की जिसकी हमने फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, उसकी नंबर ऑफ़ फाइल्स की वेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ फाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, और इसी तरह अकॉर्डिंगली वेट गिवन है. When we multiply the estimated count with the weight, we get the function point count. और ये function point count आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. सब weight को estimated count से multiply करने के बाद ये values आई हैं, और इसका जो total है this is 321. 321 आपके पास एक FP count आ गया. और आपको पता है कि लास्ट एग्जांपल को ये हम कंसिडर कर रहे हैं, जो लेबर रेट है डैट इज़ $8,000 पर मंथ, जो प्रोडक्टिविटी है दिस इज़ 6.5 फंक्शन पॉइंट पर मंथ. और जब हम 8,000 को डिवाइड कर देंगे 6.5 पे, देन वी गेट द $1,230 पर फंक्शन पॉइंट. एक फंक्शन पॉइंट के लिए हमें इतनी अमाउंट रिक्वायर होगी. And when we need to calculate the total amount of the project, तो हम क्या करेंगे, हम इस अमाउंट को 375 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, we get this amount. अब आप ये सोच रहे होंगे कि why we have this 375, why we didn't consider the 321. तो यहाँ पर estimated number of FP count को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ हो रहा है. वो फार्मूला आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. सबसे पहले हम 321 को कंसीडर करेंगे काउंट को. उसके बाद ये प्लीज़ इसे 3 मत कंसीडर कीजिएगा, ये एक मल्टीप्लाई का साइन है जो यहाँ पे मिस टाइप हुआ है. 321 मल्टीप्लाई बाय 0.65 जो कि कांस्टेंट है, प्लस 0.01 ये एक दूसरा कांस्टेंट है, और इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं FI के साथ. FI की वैल्यू क्या हो सकती है? FI की वैल्यू 1 से 14 के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है. यहाँ इसने 52 वैल्यू कंसीडर की थी, जिसकी वजह से ये कैलकुलेट करके 375 एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपके पास आ गई. When we have to calculate the total amount of the project, then we multiply 375 with this amount. एक फंक्शन पॉइंट की अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई किया है एस्टिमेटेड अमाउंट के साथ, तो हमें प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है. और अगर ये कहा जाए कि एस्टिमेट करें एफ़र्ट को, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? एफ़र्ट को एस्टिमेट करने के लिए वी डिवाइड द एस्टिमेटेड अमाउंट विद द प्रोडक्टिविटी. 375 को 6.5 के साथ जब डिवाइड किया जाएगा, देन वी गेट दिस अमाउंट. That is 58 persons are required for a month. Also there are some other techniques which belongs to the conventional estimation techniques. One of them is the process based estimation. We studied the line of code based estimation, we studied the function point based estimation, and other process is the process based estimation. अब ये प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, एक हिंट आपको नज़र आ रहा है. इट इज़ परफॉर्म ड्यू टू द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़. फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए ये परफॉर्म की जाती है. दिस इज़ योर सेल्फ स्टडी टास्क. आप सब इस प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन की किसी एक एग्जांपल को सामने रखें, सॉल्व करें. इससे आपकी लाइन ऑफ कोड और जो फंक्शन पॉइंट की हमने एस्टिमेशन टेक्निक पढ़ी है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. सेम एग्जांपल को अगर आप कंसीडर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. आप लोग सर्च कर सकते हैं. नाउ
we have another estimation model, that is the COCOMO model. Basically it stands for the constructive cost model. constructive से CO पिक किया, cost से again CO पिक किया और model से MO. तो इन तीनों टर्म्स को जब हम मिलाते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, तो इन तीनों टर्म्स के कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारे पास वर्ड आता है, दिस इज़ कोकोमो. COCOMO is actually a hierarchy of estimation model that address the following areas. COCOMO मॉडल कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है? COCOMO मॉडल वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पे अर्ली स्टेजेस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की. जैसे हमने प्रोटोटाइप किया है यूज़र इंटरफेसेस को, हमने रिक्वायरमेंट्स के साथ अभी हम डील कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं. इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ में बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में वी कैन कंसिडर द COCOMO मॉडल फॉर द कॉस्ट एस्टिमेशन. अगेन वी कैन हैव द कोकोमो मॉडल फॉर द अर्ली डिज़ाइन स्टेज, जहाँ पे आपका डिज़ाइन अभी फाइनल नहीं हुआ. उस डिज़ाइन को देखते हुए भी हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देखते हुए, डिज़ाइन को देखते हुए, पैटर्न्स को स्टडी करते हुए हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कंसिडर कर सकते हैं. देन वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट इन द पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज. जब हम आर्किटेक्चर डिफ़ाइन कर लेंगे उसके बाद भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं. इसके बाद कोकोमो मॉडल को हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर नहीं कंसिडर करेंगे, वहाँ पर ये एस्टिमेट नहीं कर सकता. और ये एक इक्वेशन है. कोकोमो मॉडल की वेरिएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं. जैसे पहले कोकोमो 1 था, देन वी हैव कोकोमो 2 मॉडल. और कोकोमो 1 मॉडल के अंदर वी हैड सिंपल, इंटरमीडिएट एंड बेसिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेरियोज़, जहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस लगा के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे थे. और इसी तरह जब हम कोकोमो 2 की बात करेंगे, वी ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसको यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे. अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है. ई का मतलब ये है कि हमने एफर्ट कैलकुलेट करनी है कोकोमो मॉडल के अंदर. अब वो किस तरह से होगी? LOC का मतलब लाइन ऑफ कोड हो गया, बी रिप्रेजेंट कर रहा है स्किल्स को, उसके साथ एक्सपोनेंशियल में आपको एक पावर नज़र आ रही है जो कि कांस्टेंट है, और इसे हम डिवाइड करें पी के साथ. पी का मतलब ये है कि हमने प्रोडक्टिविटी पैरामीटर की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है कि कितना क्या प्रोडक्टिविटी मिल रही है आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से. देन इट इज़ रेज टू पावर 3 एंड अगेन वी मल्टीप्लाई इट विद द 1 डिवाइडेड बाई टी. टी का मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, उसका टाइम है, और विच कैन बी कंसिडर्ड इन द मंथ्स और ईयर. और उसके आगे भी आपको पावर 4 नज़र आ रही है. तो इस फॉर्मूला के थ्रू वी कैन कैलकुलेट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट यूजिंग द कोकोमो मॉडल. Here we have the last topic of this lecture, that is estimation for the object oriented project. We can have different kinds of project. One of them is object oriented project. Object oriented project में हम किस तरह से cost को estimate करेंगे, तरीका थोड़ा सा different है. As you all know that object oriented are basically using the classes. The concept of class is used in the object oriented. तो हम यहाँ पर जो पहला स्टेप आपको नज़र आ रहा है वो ये कि हमने सबसे पहले अपने जो भी एस्टिमेट्स हैं उनको हमने डिकम्पोज करना है. उसके लिए FP एनालिसिस भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड्स भी, कन्वेंशनल मेथड्स जैसे LOC हो गया या फिर प्रोसेस बेस्ड हो गई एस्टिमेशन, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Then we use the object oriented requirement modeling, develop the use case and determine account. Requirements हम मॉडल करेंगे, यूज़ केसेस बनाएंगे और उनका काउंट हम डेवलप एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं. देन व्हेन वी आर इन द एनालिसिस मॉडल, जब हम ये मॉडलिंग कर लेते हैं, यूज़ केस बना लेंगे, डिज़ाइन फेज़ में होंगे, तब हम वहाँ पे नंबर ऑफ़ की क्लासेस देखते हैं कि हमारे पास कितनी क्लासेस हैं जो कि यहाँ पर इस सिस्टम में यूज़ हो रही हैं. द मेन टास्क, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई द की क्लासेस. When we are done with this step, then we move towards another step which says that we need to categorize the type of interfaces for the application and develop a multiplier. हमने interfaces की आपको 4 टाइप नज़र आ रही हैं. The first type is कि कोई GUI नहीं है इस क्लास की. The second is says that it is text based user interface. Then again we have the GUI, and in the fourth option we can have the complex GUI.
और इन सब के मल्टीप्लायर्स आपको नज़र आ रहे हैं सामने। अब हमने एप्लीकेशन की इंटरफेस को कैटेगराइज करना है और उसके साथ जो मल्टीप्लायर होगा उसे आइडेंटिफाई कर लेना है। द सेकेंड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द मल्टीप्लायर। इन द थर्ड स्टेप हम इस क्लास को, नंबर ऑफ क्लासेस को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक सपोर्ट क्लासेस जो हैं वो एस्टिमेट आ जाएगा, इसे हम एस्टिमेट करें सपोर्ट क्लासेस का। फोर्थ स्टेप में हम टोटल नंबर ऑफ क्लासेस को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स पर क्लास। इसका मतलब ये है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपकी के क्लासेस भी और आपकी सपोर्ट क्लासेस भी, इन दोनों को ऐड करके जो सम आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स पर क्लास। एक क्लास ने कितना काम करना है, उसके क्या ऑपरेशंस हैं, उसके कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स हैं, उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इन द लास्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू is to cross check the class based estimate by multiplying the average number of work units per use case। हमने हर यूज़ केस का जो हमने क्लास बेस्ड एस्टिमेट निकाला है इसे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। किस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने क्लास बेस्ड एस्टिमेट तो निकाल लिया, अब इस क्लास बेस्ड एस्टिमेट को हमने मल्टीप्लाई करना है एवरेज नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स के साथ। हर यूज़ केस में डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, तो एक यूज़ केस के एवरेज नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्लास बेस्ड एस्टिमेट्स के साथ। सो इट वाज ऑल फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन चैप्टर। In this chapter, we studied the project planning process, the software scope and feasibility, what are the resources, and we also discussed the software project estimation techniques. I hope the lecture is clear to all of you, but in case if you have any problem or face any difficulty, we can discuss it in the live session. Thank you for listening, class.